पहले बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। और देखिए, बागियों ने दोनों ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि आखिर दोनों गठबंधन कितने बागियों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति के सामने कई सीटों पर बागियों और फ्रेंडली फाइट की चुनौती है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 50 उम्मीदवार बागी हैं। महायुति में कुल 36 बागी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी में 19, तो शिवसेना शिंदे गुट में 16 और एनसीपी अजित गुट में 1 बागी है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कुल 14 बागी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस में 10, शिवसेना उद्धव गुट में 4 बागी हैं। बागियों से सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को हैं और उसकी आखिर तक कोशिश जारी है कि बागियों को मनाकर नामांकन वापस कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है माँ की जगह है। पार्टी के खिलाफ बगावत करना, पार्टी के खिलाफ नाराज होना, ये मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। अगर महायुति में बगावत का खौफ है तो महाविकास आघाड़ी में भी हालत गंभीर है। अगर सुलह न हो पाई तो साइड इफेक्ट होना भी तय है। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी है। कल ही यानी कि बीते रविवार को देखिए घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां भी की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा करने वाले। हरियाणा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी झारखंड पर खास तौर पे फोकस किए हुए है। पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच गया है। पीएम मोदी आज झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे गढ़वा के चेतना मैदान में जनसभा करेंगे, तो दोपहर 3 बजे चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में उनकी चुनावी रैली होगी। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 रैलियां की, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। यहाँ पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई जिसने सारी विकास योजनाओं को ठप कर रख दिया। अमित शाह ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है। बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जेएमएम को बड़ा झटका दिया। नामांकन में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में यूसीसी का मुद्दा इस वक्त काफी गर्म है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही हम यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन इसका इंडिया गठबंधन ने जोरदार विरोध किया। अमित शाह ने रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये साफ कर दिया है कि आदिवासी समाज को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। अमित शाह के ऐलान के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी जेएमएम झारखंड में यूसीसी लागू नहीं होने देगी। यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएटी होगा, एसपीटी होगा, पैसा कानून होगा। हेमंत सोरेन ने रांची में जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में रोड शो किया। वहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में समय से पहले चुनाव कराया जा रहा है। यूसीसी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन के समर्थन में सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी भी खड़ी है। झारखंड के आदिवासी जो आसाम में रहते हैं, उनको टी ट्राइब के नाम से अभी भी ट्राइबल घोषित नहीं किया है। आज की सरकार है जी, जिस कोड के बारे में बोल रहे हैं यूसीसी कोड का, या तो उनको समझ में नहीं है कि यूसीसी कोड क्या है। आइए आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले वो यूपी सदन गए, जहां कुछ मिनट वक्त बिताने के बाद वो पीएम से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटे चली। शाम को ठीक 6:30 बजे योगी आदित्यनाथ पीएम के आवास से बाहर निकले। पीएम आवास से वो सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। यहाँ पर भी सीएम योगी नड्डा की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो कई सारे सियासी मायने निकाले जाते हैं, लेकिन 4 जून के लोकसभा नतीजों के बाद योगी के इस तरीके का ये पहला दौरा था।
जिसमें कोई सरकारी मीटिंग नहीं बल्कि वो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात में यूपी को लेकर सियासी चर्चा भी हुई। मोदी और योगी ने यूपी उपचुनाव पर बातचीत की। सीएम योगी ने यूपी के विकास योजनाओं पर चर्चा की। पीएम को 2025 कुंभ की तैयारियों पर जानकारी दी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा लगातार जारी है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई जिसमें उनकी तरफ से अपना एजेंडा पेश किया गया। मौलाना अरशद मदनी ने तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इस बिल को संसद में रोकने की अपील की। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद का संविधान संरक्षण सम्मेलन हुआ, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड संशोधन पर कुछ ऐसा कह दिया जो देश की सियासी तपिश को बढ़ा सकता है। इस मुल्क को मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं। कौन 500 साल पुराने काम काबला करते हैं? मौलाना मदनी ने वक्फ बिल के मुद्दे पर एनडीए सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को भी बिल के खिलाफ वोट करने और जमीयत के साथ आने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटी। इस सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप, वक्फ संशोधन विधेयक, पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए बात करते हैं दिल्ली में प्रदूषण की, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। और पिछली सुनवाई जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों को जारी रखने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के लापरवाह अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से हलफनामा मांगा। उन्होंने ये हलफनामा दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश, कूड़ा जलाए जाने, औद्योगिक प्रदूषण से जुड़े कोर्ट के पिछले आदेशों के पालन पर देना है। दिल्ली में रविवार वायु गुणवत्ता 382 दर्ज की गई। ये देश में वायु की गुणवत्ता का सबसे खराब स्तर था। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 15 निगरानी स्टेशन में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यहाँ AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया है। दिल्ली में यमुना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पानी को साफ करने के लिए कई तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद सुधार बहुत मामूली है। इतनी स्थिति खराब है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यमुना की ये तस्वीर है जल प्रदूषण की। नाव से आपको नजर आएगा कुछ लोग जो कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दरअसल ये झाग को खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। देखिए, हर साल त्योहारों में स्टेशंस पर भीड़ होती है। स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं लेकिन वो कम पड़ जाती हैं, अव्यवस्था फैलती है और फिर हादसे होते हैं। इस बार भी स्थिति यही है, भीड़ ज्यादा है, ट्रेन कम है। देखिए एबीपी न्यूज की अलग अलग जगहों से की गई ट्रेन पर यह स्पेशल रिपोर्ट। छठ का त्योहार मनाने के लिए लोगों के घर जाने का सिलसिला जारी है। शहर में रहने वाला हर शख्स किसी भी तरीके से अपने गांव पहुंचकर परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहता है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तस्वीरें मुंबई रेलवे स्टेशन की हैं, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट समेत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या है कंफर्म टिकट का ना मिल पाना, जिसके कारण लोग जनरल बोगी में जाने को मजबूर हैं। दिल्ली में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ भी रेलवे की तरफ से छठ में यात्रा करने वाले लोगों के लिए कई खास इंतजाम तो किए गए, लेकिन दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को टिकट कंफर्म नहीं मिल पा रहा है। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भी छठ में घर जाने वालों की भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए भीड़ को काबू करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी रेलवे पुलिस की व्यवस्था की गई है। बिहार में हालात बदतर हैं। गया से नई दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस की तस्वीरें डरावनी हैं, जहां लोग दरवाजों पर लटक कर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में छठ मनाने को लेकर डीडीए पार्क सतपुला में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। देखिए, इसी ग्राउंड में दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए और फिर वाद विवाद का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ा, देखिए। चिराग दिल्ली के सतपुला ग्राउंड पर बनाई जाने वाली छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। दोनों दलों के समर्थक हंगामा और नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सतपुला ग्राउंड को छावनी में बदल दिया गया है। बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका जा रहा है।
बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को छठ नहीं मनाने दे रही है। अभी अभी सांसद बनी बांसुरी स्वराज आज इस स्तर पे गिर गई हैं कि गांवों के अंदर लोगों को लड़ाने का काम कर रही हैं। बीजेपी 2 दिनों से सतपुला ग्राउंड में डटी हुई है। कह रही है कि आम आदमी पार्टी छठ को लेकर सियासत कर रही है। सौरभ भारद्वाज जी, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर जो छठ मैया की बलि चढ़ाने पर तुले हुए हैं, हमारी माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। दरअसल ये पूरा विवाद छठ की तैयारियों का निर्माण कराने को लेकर है। 2 समितियां आमने सामने हैं। एक समिति बीजेपी समर्थक है तो दूसरी आप समर्थक, और इसी के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव हो रहा है। अब देखिए, राजधानी दिल्ली में बस मार्शल्स के नाम पर भी सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। बस मार्शल्स की बहाली को लेकर बीजेपी ने सीएम आतिशी पर वापस से बहाली न करने का आरोप लगाया, तो वहीं सीएम आतिशी ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली में बस मार्शल की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम आतिशी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि 1 हफ्ते में बस मार्शलों को पक्का करने का प्रस्ताव एलजी को भेजेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन बस मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव आपके एलजी साहब को पहुंचा देंगे। बस मार्शलों की नियुक्ति का 1 सप्ताह में एलजी से प्रस्ताव पास कराने की चुनौती मिलने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। सचदेवा ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री के आवास पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बस मार्शल की सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का श्रेय लेना है। आपको होड़ लगी है कि वो श्रेय हमसे कोई छीन ना ले और बीजेपी को उसका लाभ ना मिल जाए। आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती कर दीजिए, क्योंकि इनको काम के दिन पर जो है उन पर वेतन मिलता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी से पिछले साल बस मार्शल के पद से हटाए गए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली में तेजी लाने को कहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर निशाना बनाया गया। देखिए, ग्रेनेड से बंकर पर हमला किया गया। 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। आतंकी हमले से श्रीनगर के संडे मार्केट पे दहशत फैल गई। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी। पीआरसी चौक के पास सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड के जरिए हमला किया गया। हमले की जांच जारी है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमलों पर चिंता जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की मांग भी की। तो वहीं कांग्रेस आतंकी हमले के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी आते जाते जो है वो किसी पे अटैक कर सकते हैं। तो पूरा इसका सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध हम सब लेंगे। कांग्रेस के आरोप का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया और कहा कि मौजूदा सरकार आतंकवाद का खात्मा करके रहेगी। तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद आतंकी हमलों में तेजी है। इस महीने के 3 दिनों में ये चौथा हमला था।